कल्चरल बैरियर हो गया था? कल्चरल बैरियर हुआ था कि नहीं हुआ था? यस मैम। हो गया था। डाउट होगा किसी का तो पूछ लेना। कल्चरल बैरियर हो गया हम लोग का, इन्वायरमेंटल बैरियर हो गया, इंटरपर्सनल बैरियर हो गया, एंड डिसीजन मेकिंग बैरियर भी हो गया था। So if you are having any doubt regarding anything, you can ask. Otherwise, I'm going to move ahead. Insecurity within teams. Insecurity का मतलब क्या होता है? Can anyone tell me? What do you mean by insecurity? Insecurity का क्या मतलब होता है? मैम कंफर्टेबल फील नहीं होता। कंफर्टेबल नहीं कह सकते। कंफर्ट इज अ डिफरेंट थिंग देन सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए कि इफ देयर इज अ मैम असुरक्षा, एक तरह से आप कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट फिजिकल, दिस इज मेंटल केस हियर। ठीक है, यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी होती है, जहाँ आपको सिक्योर नहीं लग रहा है, तो ये आपका मेंटल फेस होता है, ना कि फिजिकल। यहाँ पर इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इनसिक्योरिटी मतलब होता है कि मान लीजिए, रियल लाइफ सिचुएशन लीजिए कि आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, अब उसका एक फ्रेंड है। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं एक ही क्लास में, वो दोनों ही फ्रेंड्स जो हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, उन दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसका हमेशा ज्यादा नंबर आता है। इवन दो दोनों अच्छे हैं पढ़ने में, दोनों क्लास में जवाब करते हैं, अगर टीचर को एक क्वेश्चन करे, या फिर जो MRQ होता है, जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, जब क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, देन दे आर एबल टू आंसर। बट उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका मार्क्स जो है वो ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें एक स्टूडेंट का एक्स और वाई ले लेते हैं, तो एक्स का मार्क्स जो है वो ज्यादा आता है। तो इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, वाई जो है उसको कहीं ना कहीं इस तरह लगता है कि पढ़ता तो मैं भी उतना ही हूँ, आंसर मुझे भी सारे पता है, लेकिन नंबर आखिर एक्स के क्यों ज्यादा होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। मतलब उसे अपने आप पे डाउट हो रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या गलत कर रहा है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो एक्स की तरह नहीं आ रहे, या एक्स से बेटर कभी नहीं आ पा रहे हैं। राइट, एक्स के हमेशा वाई से ज्यादा रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसका परसेंटेज अच्छा है, उसका ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका इंटरनल मार्किंग ऑलमोस्ट टू इक्वल जा रहा है, क्योंकि इंटरनल में जो भी कुछ पूछा जाता है, असाइनमेंट्स बनाने दिए जाते हैं, तो असाइनमेंट्स उनके बहुत अच्छे दोनों के आते हैं, दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल नंबर मिला जाता है। लेकिन डिफरेंस हो जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो इंटरनल एग्जामिनेशन भी जो आपका रिटन होता है, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें वाई का नंबर कभी भी एक्स से ज्यादा नहीं आ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 सेमेस्टर तक ऐसा ही चला। ठीक है, पहले सेमेस्टर में वाई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। सेकेंड सेमेस्टर में ही स्टार्टेड रिजेंटिंग हिमसेल्फ, मतलब उसे खुद पे भरोसा नहीं रह रहा है। अब सेकेंड सेमेस्टर में उसे लगा कि अब मैंने क्या किया, अब तो मैंने अच्छे से लिखा था, फिर मेरा नंबर क्यों नहीं आया। तो ही और शी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। सबसे पहले वो अथॉरिटी पे क्वेश्चन करेंगे, वो टीचर से आके पूछेंगे कि मैम मैंने भी यही आंसर लिखा था, उसने भी यही आंसर लिखा, फिर मेरा नंबर क्यों कम आया। राइट, नेक्स्ट व्हाट विल दे डू? अगर टीचर जो है, जैसे इंटरनल मार्किंग है, मैंने चेकिंग किया तो मैंने बता दिया कि मैंने किसको कितने ज्यादा नंबर दिए, क्यों नहीं ज्यादा दिए, वो स्पेसिफिक अगर कोई पूछेगा तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन एक्सटर्नल में आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्सटर्नल में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, आपको लेटर लिखना पड़ता है दैट यू हैव फॉर रीचेकिंग। ठीक है, अगर ये वैल्यूएशन कर भी दिया, उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। प्लस यू कांट हैव योर कॉपी बैक। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पर कॉपी अपनी मंगवा सके, या किसी और की कॉपी मंगवा कर कंपेयर कर सके। आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं कंपेयर करने के लिए। तो ये सारे बैरियर्स के बाद थर्ड सेमेस्टर में वाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की। ठीक है, उसने ट्राई किया, एकदम जी जान लगा के ट्राई किया कि वो जो है जो जिस भी चैप्टर में वो पढ़ रहा है, वो उसने एक्स के नोट्स भी ले लिए। ठीक है, कि एक्स आखिर क्या नोट्स में अलग लिखता है कि मेरा नहीं आया। वाई एक्स ने दे भी दिया उसको नोट्स,
तो वाई ने उसके नोट से भी पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद जब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया तभी भी वाई का जो परसेंटेज है या वाई का ओवरऑल जो मार्किंग है वो एक्स से कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे उसके मन में डाउट आता जा रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरे जो है रिजल्ट बेटर नहीं हो पा रहे हैं। सी द थिंग अबाउट इनसिक्योरिटी इज, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। ठीक है, वो उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया तो वो खुद पे मेहनत कर रहा है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है, हर कोई ऐसा नहीं करता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग। ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप खुद पे क्वेश्चन करते हैं और खुद ही से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। टीचर्स की हेल्प आप लेते हैं अगर बेटर करवाना चाहते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करते हैं कि आप खुद से ही करें सारा चीज। लेकिन जब आप एक एम्प्लॉय हैं तब ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, और एक तरह से कह सकते हैं आप ये ऑप्शन चूज नहीं करना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय का देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी में सेम डिपार्टमेंट में दो लोग हैं, दोनों मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं, क्लाइंट बहुत खुश हैं उनसे, उसके बावजूद किसी एक को प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे को सिर्फ इंसेंटिव दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस बंदे को इंसेंटिव दिया गया है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है कि आखिर मुझे क्यों नहीं वो पोजीशन दी गई, मुझे क्यों नहीं प्रमोशन दिया गया, मुझे सिर्फ इंसेंटिव ही क्यों मिला। इवन दो ही इज गेटिंग एन इंसेंटिव, ही शुड बी मोटिवेटेड दैट एटलीस्ट उसके जो एफर्ट हैं वो एक्नॉलेज किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है कि उसने कितनी मेहनत की है। उसके बावजूद यहाँ पर जो भी पर्सन है जिसको इंसेंटिव मिला है उसको ये लग रहा है कि आखिर मुझे वो पोजीशन क्यों नहीं मिला। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट हैप्पी विद द थिंग दैट यू गॉट। आप कंपेयर कर रहे हो अपना जो रिजल्ट निकला आपका, आप उसे किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो और आप सेटिस्फाई नहीं हो कि उससे ज्यादा क्यों मिल गया, मुझे क्यों कम मिला। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग, इससे क्या होता है कि आपको लगता है इस तरह के सिचुएशन में आपको लगता है कि आप कुछ कमी कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की और ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, जबकि ये चीज आपको भी बैक ऑफ द माइंड में आपको भी ये चीज पता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद आप कोशिश करते हैं कि आप और ज्यादा बेहतर करें। उससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा काम उठा लेते हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइमिंगली। बहुत सारे सिचुएशन हो जाते हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है आपके लाइफ में। उससे क्या होता है कि आप और ज्यादा बर्डन क्रिएट करने की वजह से रिजल्ट और ज्यादा नीचे चला जाता है। तो जो एक्सपेक्टेशन रहती है आपसे, ठीक है, एज अ स्टूडेंट के लिए टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। उस वजह से स्ट्रेस लेने के कारण आप अच्छे से रिजल्ट नहीं कह पा रहे हो। आपका जो एमआरक्यू में मार्क्स आता था अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, नर्वस हो जा रहे हो आंसर करते वक्त क्वेश्चन। एज एन एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन से जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको इंसेंटिव मिला। अब उसके बाद अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो, दैट मीन्स कि उन्हें ये लगेगा कि एक बार के लिए कोई सपोर्ट मिल गया होगा इसीलिए इसने अच्छा काम किया, अदरवाइज अब इसके पास कोई हेल्प नहीं है तो इस वजह से ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद से आपका रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के नजर में। तो ये इनसिक्योरिटीज जो होती हैं, दीज आर वेरी, और ये भी एक तरह से मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव सेंस में ही है। नेगेटिव सेंस में क्या होता है, आप उस पर्सन से हेट करने लग जाओगे जिस पर्सन का आपसे, जैसे जो स्टूडेंट है एक्स जो है, एक्स का ज्यादा नंबर आया है तो वाई जो है वो एक्स को हेट करने लग जाएगा, उसको इंसल्ट करने लग जाएगा, एक तरह से झगड़ा करने लग जाएगा जानबूझकर कि वो क्यों बेटर है मेरे से। अंडरस्टूड। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो जिसको प्रमोशन मिला है उसको आप ताने मारना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई तेरे को तो प्रमोशन मिल गया, तूने जितनी मेहनत की तेरे को तो फल मिल गया, हमें तो मिलता ही नहीं है। इस तरह की बातें आप उनके सामने भी बोलेंगे, इससे आप खुद का भी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं और उनका जो एक्चुअल में आपके फ्रेंड बन सकते थे, जो आपकी हेल्प कर सकते थे, उनसे आप रिलेशन खराब कर रहे हैं। एंड दिस थिंग क्रिएट मिसकम्युनिकेशन in any organization, whether you are in
educational institute or whether in any other whether as an employee in any other organization. ये जो है ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिस वजह से आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रहे हो और सामने वाला जो है वो सुनने की, आपकी बात समझने की इच्छा खो देता है क्योंकि आप उसके सामने सही से बात रख नहीं रहे हो। ठीक है, आप अगर किसी से लड़ के कोई बात कहोगे तो ऑब्वियसली ही और शी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। वो तो हमेशा लड़ता रहता है, ऐसा सोच के वो आपका बात जो है नहीं सुनेंगे। So this creates a misconception or miscommunication inside your organization, within your team, within your friend circle. ठीक है, इनफॉर्मल जो फ्रेंड सर्कल है आपका इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ये सारी चीजें बैरियर क्रिएट कर देती हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटी को कभी भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बीच में नहीं आने देना है। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो अगर आपको इनसिक्योरिटीज हो भी रही हैं तो उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी भी वजह से नहीं करना है, सो दैट एटलीस्ट आपके जो रिलेशन है वो बेटर रहे। ठीक है, अगर एक्स को वाई से कुछ प्रॉब्लम है या वाई को एक्स से कुछ प्रॉब्लम है, दोनों अगर आपस में ये चीज बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए उनका रिलेशनशिप स्टेबल रहे, लेकिन बाद में होके कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो इट इज बेटर कि आप आपस में बात करें। अगर वाई जो है वो एक्स के पास डायरेक्टली जाके बोले कि अरे मैं भी उतना ही पढ़ता हूँ जितना तुम पढ़ते हो, हम दोनों सारे आंसर करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो नंबर है रिटन एग्जाम में तुमसे कम क्यों आता है। हो सकता है एक्स अच्छा इंसान हो, वो उसका हेल्प करे कि अरे देखो इस तरीके से आंसर अगर लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं, इस तरीके से लिखोगे तो टीचर्स काट देते हैं। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स अगर नहीं मेंशन करोगे तो काट देंगे। तो दे कैन हेल्प ईच अदर। जिस एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है उससे आप जाके बोलेंगे कि मैंने भी उतनी ही मेहनत की तो मेरा भी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको अथॉरिटी, अगर मान लो कि उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, उससे पर्सन से आपकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो आप अथॉरिटी से जाके बोल सकते हो। अथॉरिटी आपको बताएगी कि जो पोजीशन जितनी ओपन है, ठीक है, एक मैनेजर की पोजीशन ओपन थी तो हमने उसको प्रमोट कर दिया क्योंकि वो बहुत साल से हमारे पास काम कर रहा था, या उसका प्रमोशन उसका रिव्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा था, उसके टीम मेंबर्स ने जो लिखा था, उसके टीम लीडर ने जो लिखा था रिव्यू उसका, वो ज्यादा बेटर था। और जो यहाँ पर आपका जो पर्सन है जिसको सिर्फ इंसेंटिव मिला है, उसको हो सकता है कि जो अथॉरिटी है वो बोलेगी कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेहनत करिए, नेक्स्ट टाइम जो भी ओपनिंग होगा हम आपको पोजीशन वो दे देंगे प्रमोशन के लिए। राइट, तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप नहीं सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? So these insecurities that you have to communicate with the authorities. ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, रिमोट वर्किंग बैरियर्स। रिमोट वर्किंग बैरियर्स बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल की लाइफ में, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली विद कोरोना से पहले भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ओवरसीज कंपनीज के लिए काम कर रही थी। राइट, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, स्पेशली इन बैंगलोर एंड दिल्ली एंड मुंबई, लाइक दीज काइंड ऑफ सिटीज, नोएडा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कॉल सेंटर्स या कुछ भी ऐसे कंपनीज बना दिए जाते हैं जिनका मेन ब्रांच जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ठीक है, यूएसए में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, जिस भी जगह उनका मेन हेड ऑफिस है। तो इससे क्या होता है कि लाइक द कल्चर कैन नॉट ट्रैवल। ठीक है, जो मेन ब्रांच में जो कल्चर है, जिस तरह का काम होता है, वो आप दूसरे कंट्री में उस चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ जहां पर मेरे कंपनी जो है हेड ऑफिस या बेस जो है वो उसका यूएसए में है और क्लाइंट्स मेरे जर्मनी के हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इसमें आप इमेजिन करो कि आपका जो पैटर्न ऑफ फ्लो है वो अगर आपका रहा, वो अगर आपका चेन सिस्टम भी रहा, सिंपल चेन सिस्टम है, अपवर्ड या डाउनवर्ड जहां से भी जा रहा है, चेन सिस्टम है आपका, ये पैटर्न ऑफ फ्लो जा रहा है आपका। अगर वहां से सीईओ ने कुछ ऑर्डर जारी किया, वो मुझ तक पहुंचने में पहली बात तो टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पर पहली बात तो यूएसए और यहाँ पर टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। राइट, वी आर
अप्रोक्सीमेटली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, जहाँ यहाँ पर अगर दिन हो रहा है तो वहां पर रात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली इतना डिफरेंस होता है हमारे टाइम डिफरेंस में। तो इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से अगर सीईओ ने कुछ ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर मेरे तक पहुंचने में चाहे कितना भी फास्टेस्ट ऑफ मीडियम ट्राई कर लें, इंटरनल नेटवर्क आप ट्राई कर लें, या फिर आप if you are using WhatsApp or even if you are using the company website, ठीक है, या आप नंबर पे, मेल पे, किसी भी मीडियम को आप यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके ऑर्डर मुझ तक पहुंचने में, इफ आई एम वर्किंग इन बैंगलोर इंडिया, मुझ तक पहुंचने में वो ऑर्डर कम से कम तो 3 दिन लग जाएगा। क्यों लगेगा 3 दिन, ये बताती हूँ। वो ऑर्डर किसको करेंगे, वो सीईओ जो है वो वाइस चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है वो वाइस चेयरपर्सन को कम्युनिकेट करेगा, वाइस चेयरपर्सन जो है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो वाइस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। इतना में आपका 1 डे पूरा कम्युनिकेशन में ही चला जाएगा। नेक्स्ट डे तक जितने सबॉर्डिनेट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, और ये सिर्फ आपका होगा मेन हेडक्वार्टर्स तक, ये सिर्फ आपका हेडक्वार्टर्स तक ही एक दिन में होगा। नेक्स्ट डे जितने भी ब्रांच के मैनेजर हैं, सॉरी लोकल मैनेजर्स आप कह सकते हैं, कि मान लीजिए इंडिया का जो ब्रांच हेड है उस ब्रांच हेड तक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डे तक आई, राइट। अब उसको कम्युनिकेट करना है मुझे, ब्रांच हेड हो सकता है कि मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, कोई एक जगह पर होगा आपका, ठीक है। वो ब्रांच हेड बाकी जो जूनियर ब्रांच हेड्स हैं, ठीक है, जो एक एक जगह रहते हैं, ठीक है, बैंगलोर में एक, दिल्ली में एक, नोएडा में एक, मुंबई में एक, पुणे में एक, गोवा में एक, ऐसे ऐसे करके एक एक ब्रांच में एक एक जो टीम हेड है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। फिर वो वहां पे फिर से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। वो मैनेजर क्या करेगा, वो फिर अपने जूनियर को कम्युनिकेट करेगा, फिर वो अपने जूनियर को कम्युनिकेट करेंगे, फिर वहां से इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट तक जाएगी। तो एटलीस्ट मिनिमम 3rd डे तक जाके मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली 3 दिन तक लगे मुझे इंफॉर्मेशन पास करने में, मेरे पास आने में। उसके बाद मुझे वो इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है कम से कम तो पूरा एक दिन लग ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई मेजर चेंज हुआ तो मुझे पूरा एक दिन लगेगा उस चेंजेस को क्रिएट करने में, हर किसी को बताने में, क्लाइंट को बताने में, या कुछ भी अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर में कम्युनिकेट करने में, करते करते एक दिन पूरा लग जाएगा। यानी कि एटलीस्ट 4 डेज मुझे लगेंगे, 4 डेज मुझे लगेंगे अगर सीईओ ने कोई ऑर्डर जारी किया वो अपने यहाँ पर ब्रांच में काम चालू करने में। तो ये रिमोट वर्किंग जो है, ये आप कितना भी फास्टेस्ट नेटवर्क यूटिलाइज कर लें, लेकिन क्योंकि चेन कम्युनिकेशन हो रहा है, या आप वाई कम्युनिकेशन ले ले या आप सर्कल कम्युनिकेशन ले ले, किसी भी पैटर्न से आपका फ्लो कर रहा है, कितना भी आप जल्दी पैटर्न फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए सीईओ जो है वो डायरेक्ट एक लार्ज मैसेज भेजता है, ठीक है, वो जो लार्ज अमाउंट में एक साथ मैसेज भेजता है, उसके बावजूद यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन करना होगा। मान लीजिए सीईओ का मेरे पास ईमेल आया या मैसेज आया, उसके बाद भी मुझे बाकी जो टीम लीडर हैं, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा कि सर ये मैसेज आया है, इसका कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजों में चेंजेस होंगी, जो पहले रिपोर्ट डाल चुके हैं क्या उसमें चेंजेस लाना जरूरी है, दोबारा से डालना है उसको, या अभी जो रिपोर्ट बना रहे हैं सिर्फ उसी में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन हैं क्लियर आउट करने में कम से कम 3 दिन लगेगा, ठीक है। इवन इफ द सीईओ डायरेक्टली मैसेजेस मी, तो मैं उनको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकती, ठीक है। वो पोजीशन इतना बहुत ही ज्यादा ऊपर है मेरे लिए, एक सबऑर्डिनेट के लिए, कि मैं डायरेक्टली सीईओ को मैसेज करूं अपने डाउट्स पूछने के लिए। दैट वुड बी द पोजीशन ऑफ टीम लीडर और द जूनियर मैनेजर और द लोकल ब्रांच मैनेजर। उन तक मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि सर ये डाउट्स है, आप क्लियर अप एक बार कर दीजिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इवन इफ यू लाइक, यहाँ पर जो आपका बैरियर है वो बैरियर इस वजह से नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन फास्ट नहीं हो पा रहा है या फिर आप डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है बैरियर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर
बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रमोशन मिल जाता है 4-5 सालों में और मैं हेडक्वार्टर्स जाके ही काम कर रही हूँ, वहां पर मुझे मिनिमम तो मिनिमम आधे दिन में वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी और मुझे इम्प्लीमेंट करने में आधा दिन लगेगा, यानी कि एक दिन में मेरा पूरा काम वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, लोकेशन मैटर्स अ लॉट। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अभी जैसे बहुत सारे लॉकडाउन के दौरान जो हमारे क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, तो इवन इफ आई एम सेंडिंग यू द मैसेजेस डायरेक्टली, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में मैसेज सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आपको ग्रुप में मैसेज सेंड हो रहा है कि MRQ है, तो MRQ में क्या पूछना है, MRQ कब होगा, किस किस स्टूडेंट्स को क्या क्या आंसर करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें तो मुझे क्लास में बतानी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि मुझे अपनी क्लास का ड्यूरेशन कम करके, जो पढ़ा रही हूँ उसका ड्यूरेशन कम करके इस MRQ को फॉलो अप करने के लिए आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि देयर आर बैरियर्स। अगर आप सामने यहाँ पे खड़े होते तो 10 मिनट में सारे डाउट्स जो होते वो क्लियर अप हो गए होते, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती आप क्लास के बाद मुझसे आके पूछ सकते थे, ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आपकी क्लास के बाद डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट क्लास किसी और बैच में होती है, तो अगर कोई बच्चा क्लास के बाद मुझसे डाउट पूछना भी चाहता है तो मैं उसका फोन पिकअप नहीं कर पाती हूँ, उसके मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। So this kind of barrier is created while you are working remotely. ठीक है, अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में बैठ के, फेस टू फेस ना सही, कम से कम एक ऑफिस में बैठ के अगर आप, सारे बैरियर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दीज टू, इनसिक्योरिटी और रिमोट में कोई भी डाउट? नो मैम। चलिए, नहीं डाउट है तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो हैं वो एंड अप हो चुके हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, बाकी के जो टाइप के बैरियर्स हैं, यहाँ पर जितने टाइप के बैरियर्स मैंने आपको सेंड किए थे, ठीक है, इंटरपर्सनल बैरियर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ गया। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप इसके बारे में इंडिविजुअली सर्च करते हैं। इंडिविजुअल बैरियर्स भी आपका बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो आपने ऑलरेडी सिमेंटिक बैरियर या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में पढ़ चुका होगा। दीज बैरियर्स आर एट अ टाइम इंटरकनेक्टेड, सारे नहीं लेकिन कम से कम 2 से 3 जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। यानी कि अगर ये बैरियर है यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर है, तो सिमेंटिक बैरियर इज समवॉट कम्युनिकेटिंग, और यू कैन से समवॉट, जो आपका सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या होता है कि जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या आपका जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पा रहा है, आपके जो भी रिसीवर हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक तरह से इंडिविजुअल बैरियर भी हुआ, क्योंकि मैं अगर सेंड कर रही हूँ मैसेज, तो मैंने अगर सिमेंटिक बैरियर यहीं पे क्रिएट कर दिया, मैंने जो मैसेज भेजा उसमें अपना आइडिया क्लियर नहीं किया, तो वो इंडिविजुअल बैरियर भी है, यानी कि मेरा बैरियर भी है और सिमेंटिक बैरियर भी है। दैट मीन्स कि आपका जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन का बैरियर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक बैरियर इसी में आया है तो उसमें दूसरे वाले में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया क्लियर। ये फाइल आपके पास ऑलरेडी है सारा रिमोट वर्किंग बैरियर तक? यस मैम। चलिए ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट बैरियर वुड बी इंटरपर्सनल बैरियर। हमने यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया है, मुझे जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद से यहाँ पर अपना जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो आप खुद से भी सर्च आउट करके पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल बैरियर्स के आज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है खत्म भी हो जाए इंडिविजुअल बैरियर। Okay, let me share this with you. Yes, इंडिविजुअल बैरियर जो होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक आदमी या फिर एक कोई पर्सन, ठीक है, और उसके बैरियर यानी कि मेरे बैरियर क्या क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ कर रही हूँ या मेरा यहाँ कोई काम हो रहा है, मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, तो मेरे लेवल से क्या क्या यहाँ पर बैरियर क्रिएट होंगे। बेसिकली सेंडर लेवल से या रिसीवर लेवल से एक एक पर्सन, अगर मुझे जिससे कम्युनिकेट मुझसे जिसको कम्युनिकेट करना है या मुझे जिससे कम्युनिकेट करना है, हम दोनों के बीच में आपस में मुझसे क्या बैरियर क्रिएट होगा और जो रिसीवर है उससे क्या बैरियर क्रिएट होगा।
तो ये दोनों बैरियर पर्सनल फैक्टर्स यानी कि मेरे पर्सनल फैक्टर्स जो हैं और जो पर्सन है जिसको मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ या पर्सन हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल नहीं मैटर कर रहा है। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उन सभी का इंडिविजुअली मैटर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मान लो यहाँ क्लास में 17 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेंडर हूँ, 17 स्टूडेंट यहाँ पर रिसीवर है, लेकिन इंडिविजुअल बैरियर मेरा, सोनाली का अलग, अदिति का अलग, अनुराग का अलग, पूजा का अलग, मतलब सबका एक एक इंडिविजुअल बैरियर है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल बैरियर सिर्फ 2 टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेंडर रिसीवर रहे वो एक ही रहे, ये नहीं कह रहा। मतलब जितने भी सेंडर हैं और जितने भी रिसीवर हैं वो सभी यहाँ पर अपना पर्सनल फैक्टर उनका जो रहता है वो सारे यहाँ पर इंडिविजुअल बैरियर में रहते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैरियर क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अपना पर्सनल, आपका जो भी बैरियर है, मेरा है या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भी बैरियर है, इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि आपके लेवल पे क्या बैरियर क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपने ये सारी चीजें बचपन से देखी होंगी। जब भी क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, अभी भी समझाया जा रहा है या पहले कभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो साइंस में, मैथ्स में, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने समझ लिया, आपने जब एक बार टीचर ने बताया तो आपने समझ लिया और आपको लगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कोई एक स्टूडेंट है जिसको फिर भी नहीं समझ में आया, आपको एक बार के लिए लगता है कि अरे क्या ही डिफिकल्ट है, इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसका पर्सनल बैरियर है वहां पर, उसको कुछ माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहा है। तो दैट इज व्हाट इज पर्सनल और इंडिविजुअल बैरियर। उसका अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है जो आपके लिए आसान है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल बैरियर। ओके, नाउ इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरे कलीग की जो पर्सनालिटी है, किसी और स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटी है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी वो चीजें होती हैं जो आप अपने नेचर में डालते हैं, जो आपका बिहेवियर रहता है लोगों के साथ, जो आपका नेचर रहता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो सोचता हो कि अरे ये मैम तो डांटती रहती हैं, बस पढ़ाती कुछ है नहीं। अब उसका ये पर्सनल बैरियर है, बिकॉज whenever he has said something, हो सकता है कि उसने जब भी कोई सवाल पूछा हो, मैंने ऑलरेडी उसका आंसर 2-3 बार किया हो, लेकिन फिर भी वो आंसर क्वेश्चन करेगा, तो ऑब्वियसली किसी भी टीचर को गुस्सा आता है whenever you are asking the same question। अगर 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, 10 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन करेंगे, तो इफ आई एम आंसरिंग दैट सेम क्वेश्चन, तो यू शुड लिसन बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, राइट। तो उस सिचुएशन में उसे यही लगेगा कि मैं उसे बार बार डांट दे रही हूँ, मैम पढ़ा नहीं रही है, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं कर रही है। तो ये उसका पर्सनालिटी बन गया है, उसके हिसाब से मेरा पर्सनालिटी बन गया है कि मैम सिर्फ डांटती है, मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, राइट। ये उसका परसेप्शन जो है, ठीक है। पर्सनालिटी सिर्फ खुद की नहीं होती है, ये भी मैटर करता है कि आपको सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में। दैट इज ऑल्सो योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इमेज ऑफ यू। तो वो इमेज जो होता है, वो आपका पर्सनालिटी का इमेज हर किसी को सेम नहीं दिखता है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द बैरियर हियर, ठीक है। अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इफ यू कीप दैट इन माइंड कि ये समझ में नहीं आएगा या फिर ये समझाती नहीं है अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप अपने आप वो शटर बंद कर दे रहे हो जो चीज आपको समझना था, राइट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, जो यहाँ जरूरी चीज है, जो आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, तो ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। और इस बात को छोड़कर, इस मैटर को छोड़कर आपने क्या चीज पे नोटिस किया कि अरे ये डांट खा के यार अच्छा नहीं लगता, कैसे बेइज्जत कर देती हैं मैम, किसी के भी सामने डांट देती हैं, ऐसे डांटना थोड़ी चाहिए था उन्हें, पर्सनली बोल देती जो बोलना था। तो दीज थिंग्स क्रिएट अ पर्सनल बैरियर इन योर माइंड। आपके माइंड में कुछ और चल रहा है
आपकी पर्सनालिटी क्या है, उस पे आपका पर्सनालिटी यही हो गया कि आप नेगेटिविटी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छी चीजें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट हो जिसको मैंने डांटा हो, उसके बाद उसने वो गलत काम कभी नहीं किया हो, क्योंकि उसने ये चीज समझ लिया कि मैम को अगर बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो मैम गुस्सा हो जाएगी, तो मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, मैम उसका आंसर कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, या मैं बोल के इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द चैट बॉक्स, मैं बोल के अपना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैम ने ऑलरेडी आंसर कर चुका है तो मैं दोबारा इसका क्वेश्चन नहीं करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करने बोलूंगा इंस्टेड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वो समझ गया तो ये समझदार इंसान, उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि वो समझता है कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है, सामने वाला क्यों गुस्सा हो रहा है, सामने वाला क्यों उसको ये आंसर इस तरह कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप मेरी कोई भी बात किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या दिमाग में रखे हुए हैं मेरे बारे में, और क्या आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, किस तरह का आपका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। ये सारी चीजें आपका डिफरेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट इज परसेप्चुअल डिफरेंस। परसेप्शुअल यानी कि परसेप्शन मतलब मैंने बताया, परसेप्शन मतलब क्या होता है कि अपना इंडिविजुअल क्या देखने का तरीका है। मान लो अगर मैं कहती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा, ऐसा मेरे साथ हो चुका है क्लास में एक्चुअली, जब मैं कम्युनिकेशन दूसरे क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मैं ग्रामर का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है जो कंप्लीट करना है। तो मैंने ग्रामेटिकल कुछ पोर्शन पढ़ाया। अब वहां पे मैं बोल रही थी कि मुझे ये चीज, आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल अबाउट अ सर्टेन थिंग, एक ग्रामेटिकल चीज के बारे में एक एग्जांपल दे रही थी, और बच्चे ने गलत समझ लिया। बच्चे को लगा कि मैम कह रही है कि दिस इज द बेस्ट थिंग। तो मैंने कहा बच्चे ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है, दिस इज माई परसेप्शन दैट आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, मान लो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपके लिए बेस्ट ट्रैक यही है कि आप पहले सुनना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपने जैसे हिंदी लर्न किया, भोजपुरी लर्न किया, कोई भी आपका मदर टंग है, उसको लर्न करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना, पहले उनके वर्ड्स रिपीट करना शुरू किया, उन्होंने सिखाया कि कैसे बोलना है, उसके बाद आपने बोलना शुरू किया, राइट? So this is how you learn any language. So basically my concept is that if you want to learn English, आपको पहले इंग्लिश सुनना पड़ेगा, फिर उन वर्ड्स को आप रिपीट करिए, यानी कि बोलने की कोशिश करिए, और फिर धीरे धीरे आप बोलना सीखेंगे उसको। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई परसेप्शन, इट इज, मैंने कभी ये नहीं कहा कि यही तरीका है, इसके अलावा और कभी कोई तरीका से आप सीख नहीं सकते हो। देर आर डिफरेंट वेज, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ यू हैव लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, बच्चा जिस तरह लर्न करता है, अगर आप उस प्रोसीजर से चलते हैं, भले बहुत टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप उस तरीके से लर्न करते हैं तो आप कभी भी जीवन में वो चीज नहीं भूलिएगा, राइट? So my perception might not be the best one, might not be the same one as you, but that doesn't mean कि मेरा परसेप्शन मैं आपके लिए चेंज करूं या फिर आप मेरे लिए अपना परसेप्शन चेंज करें। किसी को भी किसी का परसेप्शन या देखने का तरीका जो होता है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे ये चीज नहीं बोल सकते कि मैं गलत हूँ, या मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप गलत हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज जो एक आपने देखा होगा कभी, 6 और 9 वाला जो इमेज रहता है, ठीक है, आप अगर 6 की तरफ से खड़े हैं तो आपको 6 दिख रहा है, अगर कोई उल्टे साइड से खड़ा है तो उसको 9 दिख रहा है। लेकिन क्या ये सही है कि इस चीज को लेकर आप लड़ाई करें, या इस चीज को लेकर आप झगड़ा करें, या उस पर्सन को बदलने के लिए कहें, राइट? आप इस तरह, इससे बेटर क्या ऑप्शन है कि आप उसे बोल सकते हैं कि इधर आके देख लो, 6 है, इफ ही सीज 6 देन इट इज ओके। अगर आप उधर जाके देखोगे तो आपको 9 लगेगा। तो इट इज ओनली द परसेप्शन इन विच वे, इन विच विजन यू क्रिएट दैट थिंग। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक पर्सन को बुक पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है, अगर मेरी हॉबी बुक पढ़ना है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन की नहीं बुक पढ़ने से ये होता है वो होता है, मैं क्यों बोलूं?
जब उसने पहले ही दिमाग में बैठा के रखा है कि बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बुक वो पढ़ना नहीं पसंद करता है, अगर उसे चाहिए, वो मुझसे पूछे कि हाँ तुमको बुक पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, तुम क्यों बुक पढ़ती हो, तब मैं बता सकती हूँ। बट वो सिर्फ मुझे ऐसा बोल दे कि मुझे तो बिल्कुल पढ़ना नहीं पसंद है, बुक तुम कैसे पढ़ लेते हो मुझे नहीं पता, देन इट इज दैट इन हिज माइंड और इन हर माइंड, उसके दिमाग में यही चल ही रहा है कि बुक नहीं पढ़ना चाहता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे चीज बता दो, कितने भी एडवांटेजेस बता दो, सॉरी, उनके दिमाग में यही चीज बैठ गई है कि बुक पढ़ना जो है उससे कुछ नहीं होता है, उससे किताबी कीड़ा बनते हैं बस, हमें दुनिया की नॉलेज लोगों से बात करके ही मिलेगी। इट इज ऑल्सो ऑलराइट, इट इज नॉट रॉन्ग थिंग, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये भी सही चीज है, लेकिन किस हद तक सही है। ठीक है, आपको लोगों से बात करने के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, आप कुछ भी जाके किसी के भी सामने नहीं बोल सकते, राइट। तो उन सभी चीजों का परसेप्शन होता है, मैं सही हूँ चाहे आप सही हैं, इस पे लड़ने की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है इसमें बैरियर क्रिएट कर देता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सिनारियो से अगर लें, तो मान लीजिए कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि किसको इंसेंटिव दिया जाए, किसको प्रमोशन दिया जाए, या किसको किसकी सैलरी में डिडक्शन करना है, ये सारी चीजें एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, उन सबके पास तो वो जाके देखते नहीं है एक एक बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, राइट। तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आती कैसे है कि हम किस पर्सन को इंसेंटिव दे, किस पर्सन को हम इंसेंटिव ना दे, बाय द रिपोर्ट, राइट। अगर आप टीम मेंबर हैं तो टीम लीडर जो आपकी रिपोर्ट लिख रहा है, उसके बेसिस पे आपके मैनेजर को पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो अगर आपका परसेप्शन जो है, सॉरी आपका नहीं, टीम लीडर का परसेप्शन आपके बारे में खराब है, यानी कि वो आपके बारे में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है, वो काम नहीं करता, वो कामचोर है, वो बस बहाने ढूंढता है काम नहीं करने का, इस परसेप्शन की वजह से क्या क्रिएट होगा, वो आपका रिव्यू अच्छा नहीं लिखेगा। आपका रिव्यू अगर अच्छा वो नहीं लिखेगा, तो मैनेजर जो पास ऑन करेगा, ठीक है, उसके पास अगर मैनेजर मान लीजिए कि अच्छा इंसान है, तो वो आपके पहले रिपोर्ट फॉरवर्ड करने से पहले वो आपका काम आके देखेगा कि आप सही में उतना खराब काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे हो वैसा। अगर उसे पता चल गया, मैनेजर जो है उसने आपका आगे काम देख लिया कि ये बंदा अच्छा काम करता है, उसके बावजूद इसका रिव्यू अच्छा नहीं है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि अगर आपको पता चल गया कहीं, या तो आपको पता चल गया कहीं से कि आपका जो है रिव्यू हो रहा है, तो आप मैनेजर के सामने अच्छा बिहेव कर रहे हैं, या फिर जब आपका रिव्यू लिखा गया था, यानी कि अगर मंथली रिव्यू जाता है या वीकली रिव्यू जाता है, तो मंथली रिव्यू में उस मंथ में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारे जो परसेप्शंस हैं वो किससे क्लियर करेगा, वो क्लियर करेगा टीम लीडर से। अब टीम लीडर ने बोल दिया नहीं सर ये अच्छा काम नहीं करता है, बार बार बोल रहा है कि अच्छा काम नहीं करता है, तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर यही सोचेगा कि आखिर वो आप ही के टीम का मेंबर है और वो ज्यादा देर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका नुकसान होगा। इवन दो आप अपना काम टाइमली कर रहे हैं, अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, ये परसेप्शन खराब किसने किया, आपके टीम लीडर ने। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्यों नहीं हो रहा है प्रमोशन, आपको क्यों नहीं इंसेंटिव मिल रहा है। आप तो यही सोचोगे कि हाँ भाई सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं, दैट इज होना, जब होना होगा प्रमोशन तब होगा, राइट। तो ये चीज जो क्रिएट करता है, आपने जो आपका जो टीम लीडर है उसने अपने परसेप्शन की वजह से आपके करियर को नुकसान पहुंचाया। हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप फ्रस्ट्रेट होकर नौकरी छोड़ के किसी और जगह चल जाए जहां पर आपका जो टीम लीडर है वो अच्छा है, आपको अच्छे प्रमोशन दे रहा है, बेटर क्वालिटी वहां पर, जो भी मतलब बेटर कंडीशन है वहां पर। तो इससे क्या होगा कि उस एक पर्सन की वजह से कंपनी ने एक अच्छा एम्प्लॉय खो दिया, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। अंडरस्टूड, कंपनी का नुकसान होता है कि अगर उसने एक अच्छा एम्प्लॉय खो दिया तो इसका मतलब उसने कुछ नुकसान लिया अपने ऊपर। अंडरस्टूड, तो ये परसेप्शन जो है आपका, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर टीम लीडर जो था
आपके बारे में परसेप्शन क्रिएट करने से पहले अगर उसने ये देखा होता कि हाँ ये काम कर रहा है अच्छे से, नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो वो रिपोर्ट लिखने से पहले आपसे पूछ सकता था कि हाँ तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, he has created his perception और she has created her perception कि ये पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से आपको भी नुकसान हुआ और ऑर्गेनाइजेशन को भी। अंडरस्टूड? तो आपको अपने परसेप्शन के जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं करना है, ठीक है? जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बात करके हटा सकते हो या काम अच्छा करके दिखा दो, वट एवर इज इन योर हैंड। आप जो भी कर सकते हो, आपके हाथ में जो भी है वो आप परसेप्शन का डिफरेंस हटाने के लिए आप अपने तरफ से करेंगे। लेकिन यहाँ परसेप्शन का डिफरेंस आपका नहीं था, टीम लीडर का था। तो उसे ये ध्यान में रखना है कि उसका अगर कोई परसेप्शन बन गया है किसी एक टीम मेंबर के लिए, तो उसको एक चांस दिया जाए या उससे बात की जाए कि आखिर वो क्यों नहीं काम ढंग से कर पा रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है? क्रिटिसिज्म मतलब मान लीजिए कि आपको काम दिया गया कुछ एक करने के लिए, अब आपको डर है कि अगर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो हमें डांट खानी पड़ेगी, या ऑब्वियसली रियल लाइफ सिनेरियो यही होता है कि आपको सबके सामने डांटा जाएगा या आपको सबके सामने इंसल्ट किया जाएगा। तो इन सभी चीजों से बहुत लोग डर कर अपने आइडियाज फॉरवर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीम में 5 मेंबर हैं, किसी एक मेंबर ने कुछ आइडिया दिया, तो जो टीम लीडर है या जो मैनेजर है उसने डांट दिया उसे कि तुम आइडियाज मत दिया करो, तुम्हारे आइडियाज बहुत खराब होते हैं, कुछ नहीं फायदा होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें करके उसको डांट दिया गया सभी टीम मेंबर्स के सामने। अब बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, यानी कि बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर होगा कि अगर मेरे आइडियाज फेल हो गए या मेरा आइडिया जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो मुझे भी क्रिटिसाइज किया जाएगा या मुझे भी इंसल्ट किया जाएगा, मुझे भी डांटा जाएगा। और इसकी वजह से कहीं हो सकता है कि आपने जो एक अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आया होगा वो आपने टीम को फॉरवर्ड नहीं कर पाए, आपने यहाँ पर टीम के ऊपर मैनेजर को नहीं बता पाए, और हो सकता है किसी और ने बता दिया, या मैनेजर को खुद कभी ये आइडिया आ गया तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, राइट? उसका क्रेडिट ऑब्वियसली जिसने कम्युनिकेट किया ये मैसेज, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो आपके डर ने, आपके डांट खाने के या क्रिटिसिज्म के डर ने आपको रोक लिया एक अच्छा एक्नॉलेजमेंट पाने से। हो सकता है कि इंसेंटिव में मिलता था, कुछ भी आपको एक्नॉलेज किया जाता, तो इस डर ने आपको रोक के रख लिया इस काम करने से, राइट? तो आपने इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन नहीं कर पाए क्योंकि आपके मन में डर था। आपकी जो ये वीकनेस है, ये एक वीकनेस क्रिएट कर देती है कि आपका जो डर है, आप डर के रहने लगते हैं। या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो अथॉरिटी से डरते हैं बात करने से, ठीक है? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अगर सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो उनको बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई 20 साल सीनियर है जो काम कर रहा है, या फिर कोई मैनेजर है, कोई ऊपर पोजीशन का है, उनसे बात करने में उन्हें बहुत डर लगता है, ठीक है? और ये डर ऐसा नहीं है कि कुछ करने की वजह से क्रिएट हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ही पड़ेगा इस तरह का जो इमेज है वो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि आप यहाँ पर पूरी अच्छी तरह, मतलब आपको कोई फालतू बात ना बोले, या आपको कोई यहाँ पर कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं उनको, ठीक है? मतलब कुछ भी आप अथॉरिटीज के सामने नहीं जाके बोल सकते। जिस तरह से आप फ्रेंडली कम्युनिकेशन करते हो अपने बाकी मेंबर्स के साथ, उनके साथ जिस तरह आप मतलब आपका फ्रेंडली बिहेवियर है, उस तरह का फ्रेंडली बिहेवियर आप अथॉरिटी पीपल के साथ नहीं कर पाते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में इतना डर बैठ जाए कि आप वहां पर आइडियाज नहीं एक्सचेंज कर पा रहे हैं मैनेजर के साथ, या फिर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फियर जो रहता है क्रिटिसिज्म का,
वो आपके, ठीक है, हो सकता है कि एक्चुअल में मैनेजर बहुत अच्छा नहीं है, वो किसी के भी आइडिया सुन के मतलब डांट देता है या ऐसा कुछ, लेकिन उसके बावजूद ये चीज जो है ये आपको रुकावट में नहीं आना चाहिए, ये आपको रुकावट नहीं करनी चाहिए। किस चीज में? आपके जो आइडियाज हैं वो फॉरवर्ड रखने में। जब भी टीम मीटिंग हो रही है, जब भी आपका मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है, तो ये आइडिया आप फॉरवर्ड रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप के लिए टाइम है अभी, मैंने अटेंडेंस ले, तो यू नीड नॉट वरी, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इससे पहले वाले में पर्सनालिटी, परसेप्शन, फियर में अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटिपिकल या स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई पर्सन है जिसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अब उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो मेल रहेगा तो उससे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि वो फुटबॉल जो है, फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो टीम है फुटबॉल नेशनल में नहीं, इंटरनेशनल में नहीं जाता है, ठीक है। तो इस रीजन से जो है, हो सकता है कि उसको ये कहा जाए कि नहीं, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम आगे परस्यू मत करो। लेकिन अगर कोई लड़की रहेगी तो उससे साफ यही पूछा जाएगा कि तुम क्या खेलने जाओगी यार, तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाओ, उसके बाद या तो टीचर बन जाओ, फिर उसके बाद शादी कर लेना। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ सम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, मतलब कुछ ऐसी सोच जो माइंडसेट बैठ गया है आपके दिमाग में, उसकी वजह से आप किसी और को जज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो जो पर्सन है, वो जो फीमेल है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलती है, तो क्या मैं उसको इस काम को सिर्फ इसीलिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने अभी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का बात किया, कभी कभार आपको ये ऐसा देखने मिलेगा जब आप जाएंगे, तो हो सकता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ऐसा मिले कि कोई एक पर्सन है जिसके दिमाग में एक माइंडसेट बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे बिहारियों को लेकर बहुत ज्यादा माइंडसेट बैठा हुआ है अदर स्टेट्स में, वी पीपल आर नॉट इन गुड इन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मुझसे जब भी कोई आउटर स्टेट वाला पर्सन कम्युनिकेट करता है, तो दे नेवर बिलीव कि आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, क्योंकि उनके माइंडसेट में ये स्टीरियोटिपिकल भरा हुआ है कि अगर कोई बिहार का है तो उसके पास बिहारी एक्सेंट रहेगा, वो कम्युनिकेशन, वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी उसको, वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करेगा। तो ये स्टीरियोटिपिकल इसलिए है, एक रीजन से ये सही भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनका बिहारी एक्सेंट होता है, लेकिन इसको लेकर अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कोई किसी को मजाक उड़ा रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बंगाली लोग भी तो एक्सेंट होता है, पंजाबी लोगों का भी एक्सेंट होता है, मतलब इफ यू बिलोंग टू अ रीजनल प्लेस यू डू हैव एन एक्सेंट, बट उसको लेकर आप उसके काम को तो नहीं देख सकते हो ना, राइट। आप उसके काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उसके काम को हटा नहीं सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या वो प्रोनाउंसिएशन आपके जैसा नहीं करता है, राइट। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट जो होता है, ये कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये स्टीरियोटिपिकल जो है ये बिहेवियर मैं रख लेती हूँ, अगर मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ये कोई प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में वहां पर करना क्या है कि आपको वहां पर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, आपको एक एड है, उस एड में आपको काम करना है, एडवर्टीजमेंट पे, कंपनी के एक प्रोडक्ट है उसके एडवर्टीजमेंट पे काम करना है। इफ यू आर वर्किंग एंड देर इज सम स्टूडेंट या फिर देर इज सम वर्कर इन योर रीजन, मतलब आपके ग्रुप में एक पर्सन है जो आपके काम सिर्फ इसीलिए नहीं सुनना चाहता है, या फिर आपका जो आइडिया है वो इसीलिए नहीं सुनना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि आप बहुत छोटे शहर से आए हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह के आइडियाज होते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह के एडवर्टाइजमेंट वहाँ के लोग पसंद करते हैं।
तो आपके पास जो एक्चुअल डाटा होगा या आपके पास जो भी आइडियाज होंगे वो उस चीज को सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि आपका जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर परसेप्शन चल रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पर जो भी काम चल रहा है वो इसी बेसिस पे होगा कि आप जो है यहाँ पर इस शहर से आए हैं, आप जो है यहाँ पर इस रीजन से आए हैं, तो आपको नहीं पता कि हमारे बिग सिटी में किस तरह एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो ये सारे आपके स्टीरियोटिपिकल थिंग है। अब आज के लिए इतना ही, हम इसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट होगा तो पूछ लेना। ये फाइल जो है ये मैं आपको आज भेज दूंगी, इफ आई गेट द टाइम, तो ये रीड कर लीजिएगा आप लोग। ओके, आई हैव टेकन द ओके अटेंडेंस, मैम। so no need to worry about that. Okay, ma'am. Okay.